सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। लेकिन मैं आज हिंदी व्याकरण पर चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं आपकी किताब जो है आरोह, उसका गद्यांश यानी गद्य खंड का पहला जो पाठ है, पहला जो अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, नमक का दारोगा, और जिसके रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद। आज मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। यानी आज का हमारा विषय जो होगा चर्चा का होगा मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, और नमक का दारोगा जो पाठ है उसका थोड़ा सा सारांश के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की कक्षा में इन्हीं विषयों पे चर्चा होगी। यानी प्रेमचंद का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे और नमक का दारोगा जो कहानी है उसका सारांश पढ़ेंगे। माने इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद कौन सा संदेश पाठक वर्ग को देना चाहते हैं या समाज को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्रेमचंद के बारे में जान लें। तो देखिए, दो पंक्तियां आपको देखिएगा कि अभ्यास पुस्तिका जो है उसके ऊपर लिखी हुई है। पहले मैं उन पंक्तियों को पढ़ रहा हूं आपके सामने। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यानी मैंने पूर्व में चर्चा करने के दौरान जब हम लोग साहित्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, बोला था साहित्य जो समाज का दर्पण होता है निबंध पढ़ाने के दौरान, तो आप एक चीज देखिएगा कि मैंने साहित्य का कार्य क्या होता है कि उस समाज का जो वास्तविक रूप है वो हमारे सामने उपस्थित कर देता है। इसीलिए उसे साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। जैसे जब दर्पण में यानी आईना या मिरर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, जब उसमें देखते हो तो क्या होता है, आपकी अपनी ही आकृति, आपका अपना ही रूप उसमें प्रत्यक्षतः दिखाई देता है। तो यहां पर भी क्या होता है, साहित्य से हम आम लोगों की बात नहीं करता है, वह पेड़ पौधे, देश विदेश सभी जगहों की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था या इनका मूल नाम जो कह लीजिए आप, बचपन का नाम कहना उचित नहीं होगा, उचित ज्यादा होगा कि इनका जो मूल नाम यानी वास्तविक नाम जो था वह था धनपत राय। याद रखिएगा इस नाम को। इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर फिर यह मुंशी प्रेमचंद कौन थे। तो इसके पीछे भी एक घटना है कि सबसे पहले जब साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद उतरते हैं तो उन्होंने अपने वास्तविक नाम से साहित्य रचना नहीं की थी। उन्होंने अपनी पहली रचना जो सोजे वतन थी, उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। किस नाम से लिखा था, नवाब राय के नाम से। और चूंकि हमारा उस समय देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के कारण क्या होती है, उनकी उस रचना को जब्त कर लिया जाता है एवं प्रेमचंद को भी, यानी उस समय जिस नाम से किस नाम से लिख रहे थे, नवाब राय के नाम से, इनको नजरबंद कर दिया जाता है। फिर बाद में जब प्रेमचंद ने देखा कि प्रत्यक्षतः हम साहित्य के माध्यम से इनका विरोध नहीं कर सकते, उसके बाद ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध करना आरंभ किया था। अगर आप कक्षा 9 में क्षितिज किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पे देखिएगा जो पहला ही पाठ है, 2 बैलों की कथा, उसमें इस घटनाक्रम को आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बैलों के माध्यम से उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया था। इनकी रचनाएं जो थी, उपन्यासों के बारे में पहले मैं बता दूं, सेवा सदन था, प्रेमाश्रम था, रंगभूमि था, कर्म निर्मला था, कायाकल्प था, गबन, गोदान आदि इनके सारे उपन्यास थे। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्तधन कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये सारे नाटक थे। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये उनके नवबंध संग्रह थे। किंतु कम उम्र में यानी 1936 में ही प्रेमचंद का देहांत हो गया था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता था।
स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। सरकारी नौकरी मिल गई थी इन्हें। देखिए, इसे कहते हैं हम देशभक्ति, देश प्रेम। वो चाहते तो आराम से तो नौकरी कर सकते थे, उनको क्या पड़ी थी, लेकिन नहीं। इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से हम उस समय के जो भारतीय थे उनकी सुसुप्त देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन में से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष के रूप में नजर आता है, या बनकर या उभरकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यथार्थ जो होता है ना, वो बहुत, यानी सच्चाई या सत्य जिसे हम कहते हैं, बहुत कड़वा होता है। हम में से कोई भी वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं चाहता। आप खुद देख लीजिए ना, अगर किसी की कमजोरी को अगर आप उसके सामने बताइए, क्या वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, क्या आपकी तारीफ करता है? नहीं। हो सकता है कि वह आपको उस समय कुछ ना बोले, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक नफरत के भाव या आपके प्रति जो आत्मीयता पूर्व में थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आएगी। यानी हम में से कोई भी सत्य को, सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहता। इसीलिए कई जगहों पे हम देखेंगे कि प्रेमचंद की रचनाओं में, या इस जो पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, नमक का दारोगा, इसमें इन्होंने, प्रेमचंद ने क्या किया था, अंत में आदर्श की स्थापना कर दी। ये उनकी आरंभिक रचनाओं में हमें ऐसा आदर्श देखने को मिलेगा, लेकिन बाद की रचनाओं में कहीं भी उन्होंने यथार्थ से समझौता नहीं किया था। इसका ज्वलंत उदाहरण है गोदान उपन्यास, जो कई भाषाओं में अनुवादित है। उनका ज्वलंत उदाहरण है कफन कहानी, जो समाज की एक वास्तविकता को उजागर करती है। मैंने उन्होंने यथार्थ को पाठक वर्ग के सामने उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया कि यह है बस वास्तविकता, यह है सच्चाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। यानी इनके नाम के आधार पर ही, इनके साहित्य लेखन के आधार पर ही काल विभाजन भी किया गया। कहते हैं प्रेमचंद युगीन, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर, यानी जब प्रेमचंद का साहित्य रचना चल रहा था, अब प्रेमचंद के बाद, ठीक है, ये 3 कालों में बांट दिया गया था। एक प्रेमचंद के युगीन, प्रेमचंदोत्तर और प्रेमचंद पूर्व। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया था। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। मैंने इनके हिंदी साहित्य के लेखन में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग, मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। कई जगहों पे उर्दू शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की, यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद माने आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवाद। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों का अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है।
मैंने बताया ना कि इनकी आरंभिक रचनाओं में क्या होता है, यथार्थ होते हुए भी अंत में जाते जाते उन्होंने आदर्श की कल्पना कर देते। क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों से यह कह रहा हूं कि कभी भी हम सच्चाई को, सत्य को, यथार्थ को स्वीकार करना नहीं चाहते। प्रेमचंद हम लोगों के उस समय भी प्रेमचंद हम लोगों के मानसिकता से, यानी लोगों की मानसिकता से परिचित थे। और कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, जब यथार्थ जब होता है ना, सच्चाई जो होती है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से तो लेते नहीं है। जब इन विषयों को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं लोगे तो ये क्या करेंगे, आपके अंदर नकारात्मकता की भावना को उजागर करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, वो आदर्श की स्थापना कर देते थे, एक समाधान दे देते थे। अच्छा आप ये बताइए, क्या समस्याओं का समाधान नहीं है? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान हम लोगों के पास नहीं है? बावजूद इसके कितने लोग हम लोग सच्चाई या सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं? बहुत कम, बहुत बिरले लोग होते हैं जो सहर्ष इसको स्वीकार करते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे एक ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। मैंने कक्षा के आरंभ से ही इस विषय पर आप लोग का ध्यान केंद्रित किया है। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। मैंने ये उदाहरण भी दिया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। गोदान उपन्यास, पूस की रात और कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। पूस की रात की कहानी में उन्होंने स्पष्ट दिखाया है कि कैसे किसान मजदूर बनने के लिए बाध्य हो जाता है या मजदूर बन जाता है। तो क्या कर रहा है वो अपने वास्तविक कर्म, जो उसका किसानी, जो उसका पेशा था, जो उसका मूल कर्म था, उससे वो अपने आप को विमुख कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्या कारण है? वास्तविकता यही है। कितने लोग गांव में रहना चाहते हैं, कितने लोग खेती करना चाहते हैं? मान लीजिए जो भी हम बच्चों के एडमिशन लेते हैं या दाखिला कराते हैं 11वीं में, सबका क्या एम होता है हम लोगों में से? हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई विभिन्न पेशे में। देखिएगा कहीं भी आप लोग को ये सुनने नहीं मिलेगा, या आप अपने मित्रों से पूछिएगा, कहीं भी कोई मित्र कहता है कि मुझे फार्मर बनना है, किसान बनना है। हम में से कोई नहीं कहता। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर वो वर्ग नहीं होगा तो हमें अनाज कहां से मिलेगा, खाने की सामग्री कहां से मिलेगी? अगर हम सभी अच्छे अच्छे पदों पर ही नौकरियां करना चाहें तो बाकी जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा? हम लोग कभी इस विषय के बारे में नहीं सोचते, कभी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। प्रेमचंद जानते थे इस विषय को, इसीलिए पूस की रात कहानी में उन्होंने इस घटना की चर्चा की है कि अगर एक किसान ऐसे ही दिन प्रतिदिन किसान मजदूर, आप लोग बताओ ना क्या आंकड़े थे पहले? 75% थे ना नियर अबाउट, जो कि किसानी पेशे से जुड़े हुए थे। कितनी है आज प्रतिशत उसकी, क्या परसेंटेज है? आप लोग तो अच्छी तरह से नवीनतम माध्यमों से, संचार माध्यमों से परिचित हो, गूगल के माध्यम से या जैसे भी हो सर्च करके आप लोग देख लो कि आज कितने प्रतिशत लोग कृषि के पेशे से जुड़े हुए हैं। यहां दी गई कहानी नमक का दारोगा, अब आ जा रहा हूं पाठ के सारांश पे। प्रथम प्रकाशन जो है 1914 ईस्वी में, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है यह, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। यहां पर देखिए एक मुहावरा है इस कहानी में, धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है ये। वर्तमान समय की भी यही वास्तविकता है। क्या कहते हैं हम लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज भी देखिए जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास धन है, जीत किसकी होती है? उसी की होती है। लेकिन कब तक? अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग भी बहुत उत्साहित हो गए होंगे कि सर ने कहा है कि धर्म की भी हार होती है। नहीं, जीत हमेशा धर्म की होती है। कुछ देर के लिए हो सकता है धर्म हार गया,
हो सकता है कुछ देर के लिए वो दब गया हो, लेकिन सत्य और धर्म की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कुछ समय लग सकता है, लेकिन जीत उसी की होगी। इतिहास गवाह है। और इस पाठ में भी अंत में दिखाया वही गया है कि सत्य और धर्म की ही जीत होती है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है उन्हें। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। तब ऊपर आपने जो मुहावरा पढ़ा वो गलत हो गया। जब हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे तो और चीज स्पष्ट हो जाएंगी। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, यानी प्रबंधक। क्या कहते हो? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और अलोपीदीन जैसे व्यक्ति ही उनसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरह का आचरण व्यवहार आपने मेरे साथ किया था गलत काम करने के कारण, उसी तरह का व्यवहार आचरण आप हमेशा अपने जीवन में कीजिएगा, जो भी गलत काम करे उसके प्रति। यानी क्या है यह कहानी जो है, एक तरफ जहां भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः क्या करती है, साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। उसी प्रकार ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर की इस कहानी में बहुत बड़ी या बहुत ही खूबी के साथ उजागर करती है। यानी अभिमन्यु की भूमिका में कौन है यहाँ पे? बंशीधर, जिसमें समाज के प्रत्येक लोगों ने उनका बहिष्कार किया था, उनका विरोध किया था। यहां तक कि पत्नी भी उनसे नाराज हो जाती है बंशीधर की जो थी, फिर भी वह विचलित नहीं होते। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसे यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मैंने आरंभ में ही आप लोगों से इस विषय पर चर्चा की। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। तो इसलिए क्या होता है, कहानी के अंत में सत्य के साथ जीत दिखाई जाती है। विस्तार से इस कहानी को जो हम लोग पढ़ेंगे तो और इसके कई मार्मिक प्रसंगों की हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो आज तक की कक्षा जो है यहीं तक। धन्यवाद। अगली कक्षा में